नमस्कार उत्तराखंड, मैं हूं आपके साथ ज्योति बिष्ट और आप देख रहे हैं दैनिक न्यूज़ 24/7। और अभी हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर गौरव चौधरी, जो कि पूर्व राज्य मंत्री भी रहे हैं और सेवक भी हैं। तो चलिए इनसे सीधी बातचीत करते हैं। सबसे पहले तो सर, कैसे हैं आप? जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और आपके चैनल का धन्यवाद जिन्होंने मुझे इस लायक समझा मैं आपके यहाँ कुछ बोल सकूँ, अपनी बात रख सकूँ। जी सर, चलो सवालों का सिलसिला शुरू करते हैं। जैसे कि अभी आपको पता ही है, हमारे पूरे भारत में बहुत ही कॉमन चीज़ हो गई है, वो है महंगाई। तो महंगाई को लेके आपका सर क्या रहेगा? देखिए, निश्चित रूप से हमारे यहाँ 3 या 4 तरह की लेयर है समाज में। एक तो उद्योगपति लोग हैं, एक मिडिल क्लास लोग हैं और एक गरीब तबके का आदमी है। अब उद्योगपति लोग पे तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता है, और जो मिडिल क्लास है वो मिडिल क्लास ख़त्म होती जा रही है। वो मिडिल क्लास अपने खर्चे नहीं निकाल पा रही इस महंगाई की वजह से, और वो गरीबी की श्रेणी में आती जा रही है। आज आप चाहे घर का बजट देख लीजिए, चाहे आप गैस सिलेंडर का देख लीजिए या रसोई का सामान देख लीजिए, आदमी अपनी कटौती कर कर अपने बच्चों को शिक्षा दिला रहा है, अपना परिवार चला रहा है। निरंतर रूप पे बिजली के रेट भी बढ़ रहे हैं, निरंतर रूप पे नए टैक्स भी एम्प्लॉयज़ हो रहे हैं, हाउस टैक्स पे ग्रोथ भी आ रही है। अभी जो है वेस्ट मैनेजमेंट के तहत कूड़े का टैक्स निगम में लगा है या नगर पंचायतों में लगा है, वो घर से शुल्क लिया जाएगा। तो महंगाई निरंतर बढ़ रही है, रुपए का स्तर गिर रहा है, डॉलर बढ़ रहा है, आयात निर्यात पे फर्क पड़ रहा है। तो इस महंगाई का सॉल्यूशन तो चाहे वो केंद्र की सरकार हो चाहे राज्य की सरकार हो, सबको अपने अपने माध्यम से निकालना पड़ेगा, नहीं तो वो जो मध्यम वर्ग का व्यक्ति है वो गरीब रेखा में आ जाएगा। जी, अगर बात करें सर इकबालपुर की, जो इकबालपुर में शुगर मिल है, तो उसके गन्ने का बकाया अभी तक भुगतान नहीं हुआ है। तो इसमें किसकी गलती मानते हैं सर आप? देखिए, जहाँ तक गन्ने के बकाया के भुगतान की बात है, निश्चित रूप से वहाँ के जो इकबालपुर शुगर मिल के मालिक हैं वो अपने में सीरियस नहीं है लोगों को लेकर। ठीक है, नुकसान नफ़ा व्यापार में होते रहते हैं, लेकिन उस मालिक के खर्चे कम नहीं होते। निरंतर रूप से वो मालिक जो पैकेज अपना लेके जाते हैं वो शुगर मिल से प्राप्त करते हैं, ले जाते हैं। चीनी वो नंबर 2 में बेच देते हैं। किसान जो इतने दिन से वहाँ पड़ा है, क्योंकि किसान की मजबूरी है, क्योंकि जब तक गन्ना खेत में से नहीं हटेगा तो गेहूं कैसे बोएंगे। और गन्ना शुगर मिल को देना मजबूरी है, क्योंकि शुगर मिल ये बात जानता है कि यदि शुगर मिल है तो किसान है, और किसान है तो शुगर मिल है। तो वो इस बात का फायदा उठाता है कि कल को शुगर मिल अगर बंद हो गया तो ये किसान कहाँ जाएंगे। तो किसान की एक ऐसी मजबूरी बन गई कि वो पेमेंट ना होने के बाद भी वो अपना गन्ना जो है शुगर मिल को दे रहा है। और यहाँ तक कि जो कर्मचारी वहाँ काम कर रहे हैं, नियमित रूप से उनकी तनख्वाही नहीं दी जाती। लेकिन मालिक जो शुगर मिल के हैं उनके खर्चे कम नहीं हैं, उनकी गाड़ियाँ कम नहीं हैं, उनके जो और भी भौतिक सुख के खर्चे हैं वो कहीं कम नहीं है। मालिक को शुगर मिल में आना नहीं है, रोज़ नए जीएम बदले जा रहे हैं। अगर रोज़ नए जीएम बदले जाएंगे तो वो जन समस्या को लोगों के बीच में रह के कैसे पहचान पाएंगे कि जौन सा गांव है उस गांव का क्षेत्रफल के हिसाब से कितना गन्ना आता है, उनकी भौतिक समस्याएं क्या है, गन्ने का पेमेंट क्यों नहीं हो रहा है। तो अगर रोज़ ही हम अधिकारी बदलेंगे तो बड़ी दिक्कत आएगी। सर, अगर गन्ने की बात करें तो सरकार ने अभी तक गन्ने का मूल्य नहीं बताया है। तो इसके पीछे आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सही है, सरकार की, उत्तराखंड सरकार की एक नीति रही है कि वो यूपी का जब गन्ने का मूल्य निर्धारण हो जाता है उससे 5 रुपये या 7 रुपये ऊपर करके वो दे देते हैं। ये एक पद्धति चली आ रही है। लेकिन क्योंकि सरकार यहाँ पर खुद में सक्षम है, तो मेरे हिसाब से इनको यूपी का वेट नहीं करना चाहिए। यहाँ पर गन्ने का रेट निर्धारण करना चाहिए और किसान को उसकी मेहनत की मजदूरी मिलनी चाहिए। आज चाहे हम डाई की बात करें, चाहे खाद की बात करें, चाहे यूरिया की बात करें, सबके रेट बढ़ रहे हैं। और जो एक बीघों में लागत गन्ने की आ रही है वो लागत महंगी हो गई, मजदूर की मजदूरी बढ़ गई, डीजल के रेट बढ़ गए। तो उसका आकलन करें कि एक किसान का लगभग कितने बीघे में क्या खर्चा आ रहा है, और उसके हिसाब से ना तो सरकार पे कोई अनैतिक दबाव बने और किसान का भला हो जाए, एक रास्ता निकालकर वो रेट निर्धारित करना चाहिए। मेरा मानना ये है।
जी, सर केंद्र में और राज्य में बीजेपी की सरकार है। अगर किसानों को लेके बात करें तो किसानों को कागज़ों में और बातों में तो बहुत सी चीज़ें हैं, पर उनको लेके धरातल पर कुछ नहीं होता। और आप भी सर बीजेपी में थे और अब आपने बीजेपी छोड़ दी है, उसके पीछे भी मैं रीज़न जानना चाहूँगी कि क्यों आपने बीजेपी छोड़ दी थी? देखिए, दिक्कत क्या है कि भारतीय जनता पार्टी में एक विश्वास के साथ हम लोग गए थे, क्योंकि वहाँ पर एक बात होती थी कि न्यायपूर्ण बात होगी, भ्रष्टाचार मिटेगा और चाहे गरीब आदमी है, चाहे कैसा आदमी है, उसको न्याय मिलेगा। लेकिन एक पटेक्ष हो गया कि हिंदू और मुस्लिम की राजनीति हो गई। इस हिंदुस्तान में अगर हिंदू है तो मुसलमान भी रहेगा। अगर शहीद भगत सिंह जी यहाँ पैदा हुए हैं हमारे यहाँ पर, तो कई मुसलमान जो हमारे अब्दुल कलाम साहब भी हुए हैं। निश्चित तौर पे योगदान सभी का है, किसी का ज़्यादा है, किसी का कम है, इतना मैं मान सकता हूँ, लेकिन योगदान सबका है। ये धर्म, जाति, ये लोग तो हम इंसानों ने बनाए हैं। ईश्वर के यहाँ सब सही हैं। अगर मान लीजिए ईश्वर ही अलग बनाता तो शायद हिंदू के यहाँ पर कान बड़े कर देता या आँख बड़े कर देता। अगर उसे, जैसे उन्होंने इतनी यहाँ पर जीनी बनाई है, 36 करोड़ देव देवता हम अपने हिंदू तत्व मानते हैं। अब हर जानवर, हर व्यक्ति का शक्ल भिन्न है ईश्वर के उससे। तो ये तो हम इंसानों ने अपनी राजनीतिक केंद्र बिंदु के लिए बना दिए। तो भारतीय जनता पार्टी छोड़ने का मेरा उद्देश्य ऐसा कुछ नहीं था कि मैं भारतीय जनता पार्टी का बहुत बड़ा विरोधी हूँ या कुछ है। लेकिन जब वहाँ लोगों को काम नहीं हुए, भ्रष्टाचार मुक्त नहीं हुआ, आज जीरो टॉलरेंस की सरकार बताई जा रही है। अभी माननीय खानपुर विधायक जी ने त्रिवेंद्र राज जी पे आरोप लगाए हैं, बहुत अच्छे। कुंभ मेले में माननीय हमारे सांसद जी पे आरोप लगे थे। कहाँ जीरो टॉलरेंस की सरकार है? आज आप चले जाइए, एक सामान्य आदमी कौन सुन रहा है? भाजपा के पार्षद ही नगर निगम में धरना दे के बैठे हैं अपनी सरकार में ही। तो कहाँ जीरो टॉलरेंस है? ये सिर्फ एक जुमलेबाजी है, सिर्फ दिखावा है। जीरो टॉलरेंस है तो अधिकारियों को सस्पेंड करें, जीरो टॉलरेंस है तो व्यक्तिगत करें। अभी हमारी एक बिटिया जो वहाँ गुजर गई पहाड़ में, वो भाजपा नेता के माध्यम से उनके रिसोर्ट में हुआ, उन पे आरोप उठ रहे हैं। रिसोर्ट में आग लग जाती है पुलिस की मौजूदगी में, क्या होगा? एक आम आदमी का क्या होगा अगर ये हाल है? तो कौन से जीरो टॉलरेंस की बात कर रहे हैं? कोई जीरो टॉलरेंस नहीं है, पब्लिसिटी स्टंट है। धरातल पर काम करिए। किसान की जो है समस्याएं, अब मूलभूत पे जाके तो देखिए, वहां किसान जानवर की तरह अपना गन्ना गिरता है। वहां पर तोल केंद्रों पर हाड़ा बांध देते हैं कि इससे ज्यादा आप गन्ना नहीं लाएंगे। आप एक मूंगफली वाले की रेडी से आप एक मूंगफली उठा के देखिए, आप 5 रुपए की मूंगफली उठा के वैसे खाना शुरू करिए, वो आपसे लड़ पड़ेगा। लेकिन किसान एक ऐसा जीव है, जीव कहता हूं मैं उनको इसलिए क्योंकि वो सबसे दर्दनाक स्थिति में है। वो अपना माल शुगर मिल को उधारी देते हैं, शुगर मिल उनसे पैसे कमाता है, सरकार उनसे राजस्व लेती है और पेमेंट पूरा नहीं होता। बाई लॉज में पेमेंट पूरे के दिन निर्धारण हैं। अगर पेमेंट पूरा नहीं होगा तो उस पर बाकायदा ब्याज उनको दिया जाएगा, लेकिन कुछ नहीं हो रहा, कोई सुनने वाला नहीं है। एक उम्मीद के साथ भारतीय जनता पार्टी में मैं गया था कि कहीं ना कहीं एक आम जन की सुनवाई होगी, बात होगी, लेकिन मुद्दे तो सिर्फ हिंदू मुसलमान मंदिर के रह गए। एजुकेशन, बेरोजगारी, एक आम जन की समस्याएं, एक किसान। हम लोग धरातल के नेता हैं, लोग हमारे पास आते हैं, हमसे पूछते हैं कि साहब ये काम कैसे होगा, हम क्या जवाब दें उनको? तो निश्चित तौर पे पार्टी चाहे कांग्रेस हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे समाजवादी हो, चाहे बसपा हो, यदि कोई भी पार्टी काम नहीं करेगी, एक दिल से दर्द होता है कि एक व्यक्ति का कार्य कैसे होगा, थाने में सुनवाई कैसे होगी, न्याय उसकी जो प्रणाली है वो कैसे मिलेगी। अगर हम लोग ये नहीं कर पाएंगे तो हमारे लिए तो सब चीज़ बेकार हो जाता है। जी सर, अगर बात करें कांग्रेस की तो सरकार तो कांग्रेस मतलब कांग्रेस भी है, पर अगर है तो वो कहाँ है? कांग्रेस धरातल पर अपने आप को क्यों नहीं टिका पा रही है? देखिए, मैं आपको एक बात बताता हूँ, जब भी परिवार बड़ा हो जाता है तो मनमुटाव भी होते हैं। अभी कांग्रेस उस स्थिति में नहीं है, वो मनमुटाव अपने ख़त्म नहीं कर पा रही, ये कड़वा सच है। शायद कोई कांग्रेस का लीडर इस बात को नहीं कह पाएगा, क्योंकि आजकल जितने भी लीडर हैं वो सब चुप हो जाते हैं। व्यवस्था चाहे भाजपा की हो चाहे कांग्रेस की हो, अंदरूनी सब में होती है। लेकिन वो समय आएगा जब कांग्रेस उभरेगी। हमारे पार्टी के माननीय राहुल गांधी जी पद यात्रा कर रहे हैं, निश्चित रूप पे उस पर मीडिया पे कवरेज नहीं मिल रहा, लेकिन ट्विटर वगैरह के माध्यम से अगर आप देखें तो एक जन समूह उनके साथ चल रहा है।
बदलाव आएगा। बदलाव ऐसा नहीं है एक अकेला आदमी बदलाव लाता है, और हमारा जब हिंदुस्तान आज़ाद हुआ तब भी बदलाव आए, एक सिंगल आदमी ने चिंगारी उठाई। तो एक उम्मीद के लक्षण है कि एक आम आदमी में चल रहा है। आज मान लीजिए किसी ने 70 साल इस देश पे यदि सरकार में बैठे रहे तो कुछ तो क्या होगा। ऐसा नहीं है, हम नेगेटिव सबकी सोचते हैं क्योंकि जो करेगा उस पर आरोप भी लगेगा, लेकिन जो कुछ करेगा ही नहीं उस पर ना तो आरोप है ना प्रत्यारोप है। अब मैं अगर कहीं क्षेत्र में काम करूंगा तो 2 जने मुझे अच्छे कहने वाले मिलेंगे, 1 जना मुझे गलत भी कहने वाला मिलेगा, क्योंकि दोनों पक्षों में से एक पक्ष का काम होगा दूसरे का नहीं होगा। लेकिन ये विचार एक आम जन को करना है कि हमें क्या करना है। सिर्फ हिंदू मुसलमान की राजनीति ना करते, विकास की राजनीति करें। अगर विकास भारतीय जनता पार्टी करती है तो उनको अच्छा कहें, विकास कांग्रेस करती है तो उसको अच्छा कहें। हम शिक्षित लोग हैं, हम ऐसा नहीं है कि समाज को हम नहीं समझते, लेकिन उससे ऊपर उठें। आज का युवा बेरोजगार हो गया, अभी भर्ती हो रही थी, उस भर्ती में जो बच्चे वहाँ एग्ज़ाम देने जा रहे थे, आपने भी देखा होगा ट्विटर पे, बसों में रेल में बैठने की व्यवस्था ही नहीं थी। क्या हमारी सरकार को नहीं पता उस दिन भर्तियाँ हो रही हैं? वो आज सरकार, चाहे मैं विपक्ष में हूँ, लेकिन सरकार तो मेरी भी है एक आम नागरिक के होने के नाते हैं। क्या मुझे नहीं पता है? वीआईपी कल्चर, लाल बत्तियाँ हटे दी गई, लेकिन वीआईपी कल्चर कहाँ नहीं है? आज भी वीआईपी कल्चर चल रहा है। आज मान्य हमारे चाहे वो मंत्री हों, चाहे सांसद हों, चाहे कोई हों, आज ये पुलिस पायलट हुटरबाजी आज भी चल रही है। ये तो एक कहने की बातें हैं। पैसा जनता का है, जनता टैक्स द्वारा देती है। इन चीज़ों पर विचार करना है। हमें अगर अच्छा भारत बनाना है, अच्छा भारत देश बनाना है, हमें इन चीज़ों से ऊपर उठ के चलना पड़ेगा। जी, अंत में सर आप हमारे चैनल के माध्यम से रुड़की की जनता को क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं आपके चैनल के माध्यम से सिर्फ 2 ही संदेश देना चाहूँगा। पहला, ये शहर आपका है, ये देश आपका है। इसमें आप अपने देश को एक बच्चे की तरह निपुण कर लीजिए, संस्कार अच्छे दीजिए कि आगे चलकर जो धरोहर हम अपने बच्चों को, आने वाली पीढ़ी को देके जाएं, वो सत्यता और ईमानदारी के धरोहर दें। हमारी संस्कृति जिंदा रहे। न्यायपालिका जो हमारे चाहे अधिकारियों के रूप में होती है, चाहे शासन प्रशासन के रूप में होती है, एक आम आदमी को, एक निर्बल आदमी को न्याय मिले। दूसरा संदेश, राजनीति की सोच को बड़ा कीजिए। ये सोच हमें बहुत आगे तक जानी है। हम एक तरफ तो कह रहे हैं कि भारत विश्व गुरु बने, लेकिन जो हमारे मुद्दे और जो हमारी सोच हैं वो बहुत छोटी होती जा रही हैं। मैं आप लोगों के चैनल के माध्यम से आग्रह करता हूं आम जनता से, अपनी सोच को इतना उजागर करें। एक पक्ष विपक्ष सिर्फ इसलिए होता है कि मुद्दों पे बहस हो, पक्ष विपक्ष इसलिए नहीं होता कि समाज का नुकसान हो। तो मैं आप लोगों से निवेदन करूंगा कि आप एक स्वस्थ भारत, विश्व गुरु भारत, एक वो भारत जिसका तिरंगा लेके जब हम चलते हैं तो हमें गर्व महसूस होता है, हमारा खून खौलता है, हमारा मान, हमारा सम्मान बढ़ता है। उस भारत का एक सपना लेकर चलें और निरंतर रूप से इस देश के लिए आगे बढ़ें। धन्यवाद। जी, तो जैसे कि आपने देखा हमारे साथ जुड़े हुए थे गौरव चौधरी जी। मैं हूँ आपके साथ ज्योति बिष्ट और आप देख रहे हैं दैनिक न्यूज़ 24/7।